हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग ब्रिलियंट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक चीज डिस्कस करने चल रहे हैं जो फर्स्ट पेपर का है। आगे पार्ट है वो अनुसंधान के प्रकार, यानी जो रिसर्च टाइप उनके क्या क्या प्रकार हैं, इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, उद्देश्यों और क्रियाविधि के आधार पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में इसके अलावा अनुसंधान के उपागम की क्या दृष्टिकोण होते हैं, यानी रिसर्च अप्रोच कैसा होता है, उस आधार पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इनके कंट्रीब्यूशन, इनके क्रिया विधियों के आधार पर देखते हैं, योगदान के आधार पर कैसे। तो एक पार्ट यहाँ पर जो साफ साफ लिख करके आ रहा है वो आ रहा है परिणाम के आधार पर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, परिणाम के आधार पर भी हम लोग जान सकते हैं कि किसके। अब परिणाम के आधार पर या हम योगदान के आधार पर, तो बेसिकली इसको हम मौलिक यानी फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च पहला पार्ट इसका हो जाएगा, और दूसरा आपका क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च, और तीसरा नंबर पे जो पार्ट है वो आपका अप्लाइड यानी व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक। तो या व्यवहारिक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, आसान है। फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और तीसरा अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पर तीन प्रकार के रिसर्च हैं छात्रों। अब वन टू वन करके हम इनके बारे में जानेंगे। देखो, जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं, जैसे कभी कोई हमने कहा फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल मतलब हो गया कि उसी से चल करके सारी यूनिट बनी हुई है, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया कि कोई भी अनुसंधान जो किया जाता है, उस अनुसंधान का मुख्य भाग वो फंडामेंटल कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी अनुसंधान अगर हम करें तो उसमें जो मुख्य भाग होता है उसी को हम अनुसंधान कहते हैं। मतलब हम शॉर्टकट में तो सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान से तात्पर्य वास्तव में जो रिसर्च होता है जिससे नवीन सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, नवीन तथ्य बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। अब एक सवाल बनता है कि फंडामेंटल तो ये तो पार्ट हो गया, अर्थात हम कोई भी नवीन सिद्धांत बनाएं, कोई भी नया जो है सर्वेक्षण करें, तो हम फंडामेंटल के अंतर्गत। दूसरा, इस फंडामेंटल को हम कई पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल पार्ट है, इस फंडामेंटल पार्ट को हम कई आधार पर डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मौलिक अनुसंधान को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ, मौलिक अनुसंधान, और एक एरो करके यहाँ पर आई हुई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मौलिक अनुसंधान एक प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकल है, दूसरा ऐतिहासिक और तीसरा दार्शनिक। यानी फंडामेंटल जो अनुसंधान है वो भी प्रमुख रूप से जो अनुसंधान है वो फंडामेंटल है, और वो तीन पार्ट में हो सकता है। एक तो प्रयोगात्मक हो सकता है। प्रयोगात्मक मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की जा रही है। मतलब एक्सपेरिमेंटल मतलब जिस चीज में एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि जिससे खुद जाकर के एक नए नियम का प्रतिपादन करना हो, कोई नया सिद्धांत बनाना हो, तो वहां पर ऐसे सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या चीज लिखना होगा आपको या समझना होगा, आप नोट भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि नवीन सिद्धांत और नए नियमों का प्रतिपादन यहाँ पर होता है प्रयोगात्मक में, ठीक है ना। वो फंडामेंटल के अंतर्गत उसी का एक पार्ट है, नंबर एक है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करेंगे, हिस्टोरिकल अगर हम रिसर्च है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब हो गया कि ऐसे अनुसंधान जो अतीत की घटनाएं हो चुकी हैं, जो मतलब जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनका क्या कारण रहा है, क्यों ऐसी हुई, ठीक है, उनके बारे में पता लगाना। तो जो पहले से घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं का पता लगाना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो आपका ऐतिहासिक कहलाता है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कहलाता है। अब इसमें क्या है, इसके माध्यम से यह कि जो ऐसे तथ्य जो गर्त में छुपे हुए हैं, जिनको हम जानते नहीं उसके पीछे कारण क्या था, ठीक है ना, उनकी भी पता लगाई। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें नवीन तथ्य नहीं आएंगे, नवीन तथ्यों की खोज की जाएगी, अर्थात जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, अतीत में घटित हो चुकी हैं, उनके क्या कारण रहे, उनके क्या तथ्य रहे, उनके बारे में पता लगाना, ठीक है। और देखो, तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो दिया गया मौलिक अनुसंधान के, जिसको हम दार्शनिक अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक है ना, फिलोसफिकल। तो अगर फिलोसफिकल रिसर्च की अगर बात की जाएगी तो वो क्या होता है, इसमें नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। जब भी कोई न्यू वैल्यू को इस्टेब्लिशमेंट करना हुआ, कोई नया सिद्धांत बनाना हुआ, ठीक है, कोई नई विचारधारा लानी हुई, जैसे इस समय आपने अपने रिसर्च वाले पार्ट में देखा होगा नए नए एथिकल पार्ट जुड़े हुए हैं। तो एथिकल बातें जितनी भी होती हैं, ठीक है, नवीन वैल्यू जो आती है, नए मूल्य आते हैं, ठीक है, आधुनिकता के संदर्भ में नए मूल्य, वो दार्शनिक विचारधारा से जुड़े रहते हैं, उसको हम दार्शनिक अनुसंधान कहते हैं, यानी फिलोसफिकल अनुसंधान कहते हैं। तो आपने पहला पार्ट फंडामेंटल यूनिट्स, ये जो फंडामेंटल रिसर्च, इसके बारे में जान गए, ठीक है। अब हम लोग फंडामेंटल के बाद में जो अगले आधार पर चल रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या पार्ट है और उसको हम क्या कहेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो, फंडामेंटल को हमेशा याद रखना कि ये सबसे मेन है, यही प्राथमिक है, इसी के बाद में सब द्वितीयक आते हैं, ठीक है।
तो फंडामेंटल का मतलब हो गया, अगर हम लोग अगर एज ए रिसर्च एकेडमिक रूप से देखें, जो पीएचडी की जाती है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा फंडामेंटल रिसर्च ही होता है। उसमें हो सकता है हम हिस्टोरिकल मान लीजिए कोई अप्रोच लेकर के कर रहा है, जैसे मान लीजिए दलित वर्ग की समस्या के बारे में कि आजादी के पश्चात दलित वर्ग का क्या उत्थान हुआ, कितना हुआ, तो मान लीजिए अगर इस प्रकार की बातें अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हिस्टोरिकल है, या उनके पीछे क्या चीजें छुपी रही, तो वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। दार्शनिक मतलब नए एथिकल पार्ट हो गया, और प्रयोगात्मक मतलब जैसे हम कह लें कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ये आपका जो मान लीजिए सपोज करिए कोई नई स्कीम बनाई, जैसे सीडीपी को ही देख लीजिए, सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2 अक्टूबर 1992 को चला हुआ था, तो अब मान लीजिए प्रयोग के आधार पर उसका प्रयोग किया गया कि देखिए इस अभियान को चलाने के बाद में देश के अंदर में कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। बाद में एस.सी. दुबे साहब ने उसी का एवल्यूशन किया था, तो एक्चुअल में वो एवल्यूशन करना वो प्रयोगात्मक के अंतर्गत प्रयोग किया गया, उसका क्या आउटपुट आया, ये फंडामेंटल रिसर्च होता है। या मान लीजिए हम कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर सरकार कोई अगर प्रोग्राम चलाती है तो उसका प्रयोग करती है, कोई एडवर्टीजमेंट कराती है तो उसका प्रयोग की, तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या रिसर्च हुआ, ये आपका मौलिक के अंतर्गत आ जाता है। तो बेटे बेसिकली एकेडमिक में इस पार्ट आता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ पर दूसरा देखिए, तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तर्क के आधार पर 2 प्रकार के जो है आपके रिसर्च टाइप बने हुए हैं तर्क के आधार पर। अगर हम तर्क के आधार पर देखें तो यहाँ देखो इंडक्टिव मेथड है जिसको हम कहते हैं आगमन, और दूसरा डिडक्टिव मेथड होता है जिसको कहते हैं निगमन। तो देखो तर्क का मतलब आगमन और निगमन मैंने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, और शायद आपको याद भी होगा कि आगमन का मतलब होता है हम विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं, विशेष से सामान्य की ओर मतलब हो गया इस पे जो स्पेशलाइजेशन उससे जनरलाइजेशन की ओर मूव करते हैं। इसका मतलब हम नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं, नए मूल्यों की स्थापना करते हैं। तो नए सिद्धांत का निर्माण करना, इसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से मतलब जनरलाइज करना, जनरल नई थ्योरी बनाना, वो आगमन हो जाता है। तो ये तर्क के आधार पे होता है, ठीक है। और दूसरा निगमन क्या होता है, निगमन मतलब कोई सामान्य सिद्धांत बना हुआ है और उसमें से किसी विशेष की तरफ में आप मूव करें। तो अगर हम सामान्य से विशेष की तरफ में जाते हैं तो उसको निगमन कहते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि आगमन और निगमन विधियां ये बनाने वाले बेसिकली कौन थे, आ से आगमन, आग से अरस्तु बनाए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों विधियां अरस्तु से जुड़ी हैं। कहीं कहीं पर कभी कभी निगमन को अलग से पूछता है तो वहां पर प्लेटो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो आगमन और निगमन विधियों के बारे में भी जान चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर को आपको रिवाइज कर लीजिएगा, वहां पर बहुत डिटेल में मैंने बहुत देर तक बात की है। अगला देखिए यहाँ पर कि जांच के आधार पर, तो अगर हम जांच अगर कोई चेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जांच के आधार पर मतलब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर हम लोग कोई चीज बनाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, जैसे एक इसमें हो जाता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता अनस्ट्रक्चर्ड। भैया अगर आप आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अगर आप प्रश्नावली किसी को भेज रहे हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। आप प्रश्नावली अगर बना रहे हैं, सपोज करिए प्रश्नावली हो गई, तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रक्चर, मतलब पहले से ही आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, सब सवाल आपके पहले से प्री तैयार होते हैं और सिर्फ उन्हीं सवाल को पूछते हैं, ठीक है, जैसा प्री मेंशन है, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं कि भाई लोगों की जांच पड़ताल, उनकी मनोवृत्तियों का पता लगाना कि कैसे है। लेकिन अब अनस्ट्रक्चर मतलब जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, सपोज करिए आईएएस का इंटरव्यू है, तो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी वो पहले से प्री प्लान करके नहीं बैठे रहते को आपको ये सवाल पूछेंगे, वो कोई भी सवाल पूछ कर सकते हैं और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो उसको हम अनस्ट्रक्चर के, देखो जब भी अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो आपके बारे में जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात वो आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो अनस्ट्रक्चर ज्यादा करीब है किसके, आगमन विधि के करीब है, अर्थात यहाँ पर गुणात्मक प्रकार का गुणात्मक रिसर्च हो रहा है, ठीक है, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेक की जा रही है, ठीक। और जब भी संरचित होता है, मतलब जो संरचित पहले से प्लान्ड है, तो इसका मतलब कि कोई थ्योरी जनरल थ्योरी है और उसके कुछ क्वेश्चन को सटीक तरीके से बना करके और आपके मनोवृत्ति को जान लिया जा रहा है। अर्थात अगर हम ये कह सकें कि ये स्ट्रक्चर जो है वो नियर अबाउट किसके करीब में है, निगमन मेथड के, इंडक्टिव मतलब जो है निगमन डिडक्टिव मेथड के करीब में है, जबकि अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो आगमन मेथड के करीब में होगा या गुणात्मक विधि में होगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक के लिए, संरचित मतलब मात्रात्मक और जबकि असंरचित मतलब गुणात्मक, ठीक है। तो ये जांच के आधार पर हो गया, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर हम लोग चले, ठीक है, एक थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है कि अगर हम कॉन्सेप्ट बेस पर देखें तो कॉन्सेप्ट बेस पर ये 2 प्रकार, एक वैचारिक होता है और एक अनुभव सिद्ध होता है, ठीक है ना। अवधारणा के आधार, अवधारणा मतलब कभी कभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे जो बातचीत हम कर रहे हैं ये वैचारिक है,
लेकिन आप जा करके जब पीएचडी में एडमिशन होगा और आप जा करके लोगों से पूछ करके और उसको फील करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, तो वो इंपीरिकल हो जाएगा। तो वैचारिक मतलब हो गया ज्यादातर जो दार्शनिक बातें होती हैं, फिलोसफिकल, ठीक है ना, जब कोई फिलोसफिकल होता है, एथिकल बातें होती हैं, तो जो विचारक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो भी बातें चीत करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वो वैचारिक अनुसंधान होता है, ठीक है ना। और जो अनुभव सिद्ध आपका पार्ट हो जाता है, अनुभव सिद्ध अनुसंधान, इसका मतलब जा करके ऑब्जर्वेशन करना है, सहभागी अवलोकन करना है, सहभागी अवलोकन करना है, अनुभव पर जो चीजें आपको मिलती हैं, तो वो अनुभव सिद्ध विज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर दो पार्ट आपके हो गए, ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पर अगला है उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव के आधार पर बात करें तो बेसिकली इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसको आप देख लें कि 5 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। 5 कौन कौन सा है? एक डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना, 5 पार्ट में डिवाइड है। एक डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जामिनेशन में। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चनों की भी बात आपसे कर लूंगा हल्का फुल्का, कि आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब हो गया वर्णन करना, अर्थात इसका मतलब कोई भी घटना हो रही है और उसको पूर्ण रूप से व्याख्या करना। कभी कभी तो पूछ लेता है, देखो जनसंख्या का अध्ययन किससे संबंधित है, ठीक है ना, जैसे जो सेंसस की बात की जाती है तो वो वर्णनात्मक है, छोटे हैं, बड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं, कितने एज के हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो वो वर्णन है, ठीक है। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, एक जब जनगणना अधिकारी आपके यहाँ आता है और जो पूछता है वो वर्णनात्मक प्रकार का करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपने ये पहला तो क्लियर कर लिया। अब ये जो वर्णनात्मक है ये भी 3 पार्ट में किया जा सकता है। एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं घटनोत्तर अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब देखो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, इस अनुसंधान की विशेषता क्या होती है कि जब कोई घटना घटित हो चुकी है और उसके बाद हम जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, कोई घटना घटित हो चुकी है और उसके बाद में हम जा रहे हैं उसका रिसर्च करने के लिए। तो देखो वहां पर क्या है कि हम ऐसे में तो ऐतिहासिक भी हो सकता है, चीजें पता, लेकिन जब एक्स पोस्ट फैक्टो में एक चीज निकल करके आती कि घटना हो चुकी है और हम अध्ययन करने गए, तो हम क्या करते हैं एक्सप्लोटरी, जब हम एक्सप्लोटरी का अध्ययन करेंगे, एक्सप्लोटरी मतलब अन्वेषणात्मक, तो सिर्फ उन कारकों का पता लगाएंगे कि जो कारक इसमें जिम्मेदार रहे हैं, वेरिएबल्स। लेकिन जब वेरिएबल्स ऐसे होने चाहिए, ज्यादातर हम डिपेंड वेरिएबल, यानी ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड, तो हम डिपेंड वेरिएबल की ही बात करते हैं। लेकिन घटनोत्तर एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या चीजें होती है कि जब हम इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र वेरिएबल्स को भी स्टडी करेंगे। अब देखो एक सवाल बनता है कि सर वेरिएबल्स क्या हैं, चर क्या होते हैं। देखो चर का मतलब होता है घटक, कारक। कोई घटना घटित हो रही है, सपोज करिए वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या घटक है, मान लीजिए शिक्षा हो गया, तो कहे भाई ठीक है शिक्षा आप मतलब एक कारक हो गया। दूसरा हमने कह दिया कि मान लीजिए कि जो सूचना क्रांति है वो भी, तो वो भी कारक है, वो भी उनको मोटिवेट कर रही है। लेकिन अब हम उसमें कोई एक ऐसा कारक जो उनसे कोई भी संबंधित नहीं हो, ठीक है ना, मान लीजिए हम कहते हैं कि महिलाओं में बढ़ती हुई सेक्सुअलिटी, ठीक है ना, अब इस कारक को उनके एम्पावरमेंट से कहीं से भी नहीं जोड़ा जा सकता, कहीं से भी नहीं, ये स्वतंत्र चर है, ये एक अलग प्रकार की अवधारणा है, ठीक है ना। तो जब कोई भी ऐसा स्वतंत्र चर अगर हम यूज कर लेते हैं, स्वतंत्रता के रूप में चर यूज करते हैं, महिलाओं में बढ़ती हुई आधुनिकता, अब कुछ आधुनिक है कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको जो स्वतंत्र चर है और उसको हम जोड़ने का काम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। घटना होने के बाद में केवल वही कारक नहीं जो डिपेंड कारक हैं, जो स्वतंत्र कारक हैं। स्वतंत्र कारक मतलब एक चर जो परिवर्तित होता है और दूसरे चर पर कोई भी प्रभाव न डाले। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का हेल्थ से, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, अब किसी व्यक्ति के मोटे और पतले होने का वुमेन एम्पावरमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग फैक्ट है कि जो लोग मोटे हो रहे हो, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट में मान लीजिए हमने कहा, तो भाई मोटा होना का मतलब ये थोड़ा है कि ये आपका जो कारक है एक कारक के रूप में, अर्थात ये कारक अलग है और वुमेन एम्पावरमेंट एक कारक अलग है। तो जब कोई कारक, एक कारक बढ़ रहा हो, दूसरा कारक का प्रभाव या तो घट रहा हो बढ़ रहा हो, तो वो फिर क्या है, आश्रित चर है। लेकिन एक कारक घटे या बढ़े लेकिन दूसरे कारक पर कोई भी प्रभाव ना डाले, उसे ही स्वतंत्र चर कहते हैं। तो स्वतंत्र चर के साथ में अगर हम कोई घटना का अध्ययन करने चलते हैं तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। तो आई होप सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए। हिस्टोरिकल की बात की जाए, ऐतिहासिक की बात अगर की जाए, तो ऐतिहासिकता का मतलब ये हो गया, अनुसंधान का मतलब हो गया कि कोई भी भूतकालीन घटना हो, ठीक है, कोई भी भूतकालीन घटना हो और उसको वर्तमान
संदर्भ में आपको अध्ययन करना है तो जाकर के उस घटना का पूरा वर्णन कर करके और उसके जो कारण कार्य संबंध है उसके आधार पर उसकी व्याख्या करना, ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया आजादी के पीछे जैसे ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का स्टडी करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐतिहासिक अध्ययन क्या है, माने जाति व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल हो जाएगा अप्रोच, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ क्या हुआ, ठीक है। ये पर एक एनालिटिकल, तीसरा एक पार्ट आ जाता है एनालिटिकल। तो एनालिटिकल का मतलब ये हो गया उसको विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वर्णन करते समय विभिन्न घटनाओं को आपस में जोड़ने, विभिन्न कारकों को आपस में जोड़ने की जो कला होती है उसे कहते हैं विश्लेषण। देखते नहीं है तमाम फैक्ट इकट्ठा कर लिए जाते हैं, जैसे आप रिसर्च में जब जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के फैक्ट, महिला पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण नगरीय, सारे फैक्ट इकट्ठा करने के बाद में उनको एक दूसरे से जोड़ करके और उसका विश्लेषण करने का कार्य करते हैं, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत, तो डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत 3 पार्ट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। अब अगला देखो यहाँ पर कोरिलेशन की बात की जा रही है, ठीक है, ये एक अलग पार्ट इसका दिया हुआ है, यानी कि जो आपका उद्देश्य है, मान लीजिए कि कोरिलेशन आपको बनाना है, ठीक है, कोरिलेशन का पार्ट भी आता है। अब कोरिलेशन तो बहुत जरूरी है, मान लीजिए कि शिक्षा किस प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिलेशन है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवश्यक है, और इस दोनों चरों के मध्य में अगर हम मान लीजिए कोरिलेट करना चाहते हैं तो उसको, यानी जब 2 या 2 से अधिक चर के मध्य में संबंध स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना, उन करों को सुनिश्चित करने के बाद में जो भी कारक है तो उसको हम सहसंबंध अनुसंधान कहेंगे, कोरिलेशन अनुसंधान करेंगे। एक तीसरा पार्ट देखिए यहाँ पर व्याख्यात्मक दिया गया, एक्सप्लेनेटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 चीज, डिस्क्रिप्टिव याद रखिए, एक्सप्लेनेटरी याद रखिए और एक्सप्लोरेटरी। ये ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कंफ्यूज करता है। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, एक्सप्लोनेटरी यानी व्याख्यात्मक, और एक एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर, एक्सप्लान मतलब एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन से बना हुआ है, ठीक है, और अन्वेषणात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी। तो तीनों में अंतर जानते रहिएगा, इसको ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखो एक्सप्लेनेटरी का मतलब, व्याख्यात्मक मतलब ये हो गया कि किसी भी घटना की, कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसकी व्याख्या करना, कोई भी घटना, कोई भी समाज में परिवर्तन, मतलब व्याख्या कैसे होती, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं, ठीक है ना, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, तो उसी को हम व्याख्यात्मक कहेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, व्याख्यात्मक मतलब कब, कहां, क्यों, कैसे, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप व्याख्यात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर लगातार जो अगला बन रहा है वो अन्वेषणात्मक है। अन्वेषणात्मक मतलब होता है खोज करना, ठीक है, अन्वेषण करना। देखो रिसर्च का वाकई में लघु रूप जो है वो क्या है, अन्वेषण ही है। आप जब रिसर्च करने जाते हैं तो क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, क्यों समस्या हुई, उसकी समस्या का मूल कारण क्या है, अन्वेषण करने का काम, एक डिटेक्टर की तरह काम करते हैं। भाई ये घटना हो गई, डिटेक्ट करके आप बताते हैं कि देखो ये है इसका कारण। मतलब रिसर्च का जो वास्तव में लघु रूप जिसको माना जाता है वो आपका अन्वेषण ही है, ठीक है। कहीं कहीं पर तमाम जगहों पर इसको समन्वेषी लिख देते हैं, लेकिन आप छात्रों इसको कंफ्यूज ना होइएगा, इसको एक्सप्लोरेटरी इंग्लिश में याद रखिए, एक्सप्लोर करना, ठीक है। अर्थात इसका एक्सप्लोर करने का मतलब हो गया कि जब कोई घटना हो और उसके कारण कार्य संबंध स्थापित किए जाएं, उसके कारकों के मध्य में कारण कार्य संबंध स्थापित करके और उस घटना की वास्तविकता का पता लगाया जाए, खोज किया जाए, तो उसको अन्वेषणात्मक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वास्तव में ये चीज पता लगाना कि क्या समस्या है, समस्या का निदान क्या है, समस्या को स्पष्ट करना, उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी, इस प्रकार की चीजों की जानकारी अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उसको अन्वेषणात्मक कहते हैं। और उसके बाद में चौथे के बाद में 5वां नंबर पर देखेंगे, यहां पर जो है वो प्रयोगात्मक है, ठीक है। प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आता है। तो एक अगर आपका उद्देश्य जो है एक्सपेरिमेंट करना है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि एक 2 गांव अगर है, 2 विलेजेस हैं, और उसमें आपको देखना है कि एक गांव के अंदर में क्या किया गया कि परिवार नियोजन के तरीके और विधियां बताई गई और उनको अपडेट कराया गया, और एक में नहीं किया गया। तो जो इसमें किया गया और जिसमें नहीं किया गया, दोनों के मध्य में कितना अंतर आ गया, ठीक है, दोनों के मध्य में कितना अंतर आ रहा है, तो एक प्रकार का प्रायोगिक अनुसंधान हो जाता है, ठीक है। या मान लीजिए जिन लोगों ने इस प्रकार की चीजें प्रयोग की, कोई व्यक्ति है मान लीजिए और उसने ड्रिंक किया, तो ड्रिंक करने के बाद में किडनी खराब होने का कितना रिलेशन है, तो ड्रिंकिंग करना और किडनी खराब होना, दोनों के मध्य में क्या कोरिलेशन बन रहा है, इसी को अगर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं
तो इसको हम प्रयोगात्मक, प्रयोग करा करके और उसके बाद में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका प्रयोगात्मक के अंतर्गत हो गया। तो अब आपने देखा कि इतने सारे पार्ट हम लोगों ने 5 प्रकार से इसको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना, कि 1 to 1 करके कैसे। अब हम अभी तक एक बात कर रहे थे बीच में आप लोगों के साथ में कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है छात्रों कि एक रिसर्च अप्रोच भी देखी जाती है। तो अब हम लोग रिसर्च अप्रोच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिसर्च अप्रोच क्या है और उस तरीके से कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो रिसर्च अप्रोच पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और देखिए, रिसर्च अप्रोच के बाद में फंडामेंटल हो गया, क्रियात्मक हो गया और अप्लाइड रिसर्च हो गया। ये सब पूरी बातें हम लोगों ने कर दिया। रिसर्च अप्रोच पर थोड़ा सा एक हम लोगों को बात करना है। देखो, ऐसे ही हम बता दे रहे हैं कि रिसर्च अप्रोच, ठीक है, अनुसंधान का रिसर्च अप्रोच। तो देखो, ये रिसर्च अप्रोच के आधार पर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया नहीं गया छात्रों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही बता दे रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ एक हेडिंग मान लीजिए कि रिसर्च अप्रोच के आधार पर अनुसंधान उपागम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग जाने तो वो 2 प्रकार का, एक लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है, ठीक है ना, जिसको अनुदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी इसको हम अनुदैर्ध्य उपागम कहेंगे। और दूसरा हो सकता है क्रॉस सेक्शनल यानी क्रॉस कट उपागम, ठीक है, क्रॉस कट उपागम। तो 2 प्रकार के हैं ये अप्रोचेज के आधार पे। तो इनके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि योगदान के अलावा भी और भी कुछ अप्रोचेज हैं, तो क्या है उनके बारे में जान ले। जैसे आपका ये पार्ट आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल, तो ये वास्तव में क्या है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया कि एक क्रम से, ठीक है, एक क्रम के फॉर्म में स्टडी करना। मतलब जब भी हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हो और उसमें उसको हायरार्की के रूप में उसका एक टेम्पोररी सीक्वेंस हो, ठीक है, एक टेम्पोरल सीक्वेंस अध्ययन कर रहे हो, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल उपागम कहते हैं। जैसे बालक का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो इस प्रकार की स्टडी को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच का मतलब हो गया कि पहले क्या था, अब क्या था, अब क्या है और आगे क्या है। मान लीजिए आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे हैं, पहले क्या था, अब क्या था और अब क्या है, इसका अध्ययन करना। शिक्षा की बात करें, जैसे भारत में ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें कि ग्रोथ रेट पहले क्या थी, अब क्या थी और आगे क्या है, इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं एक हायरार्की फॉर्म में, टेन्यूर के हायरार्की फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच करते हैं। अनुसंधान उपागम का एक लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है। देखो, जेनेटिक रिलेटेड भी हो सकता है, जननिक हो सकता है, मतलब इसको हम जननिक से भी जोड़ते हैं। इसके बाद ये जनरेशन, फिर जनरेशन, फिर जनरेशन, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर की एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी, तो इसको अनुदैर्ध्य उपागम कहेंगे, ठीक है। और अगर हम दूसरे की बात करें क्रॉस सेक्शनल, पिछली बार एग्जामिनेशन में आपके नेट के आया भी हुआ था, तो क्रॉस सेक्शनल वाले पार्ट पर अब हम लोग डिस्कस कर लें कि क्या है। एक्चुअल में जो ये पार्ट है आपका, इसको हम बायोलॉजिकली भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल का जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली हम उसको किस में यूज कर सकते हैं, एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि कोई वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, उसका यूज हम इसमें करते हैं। जैसे इसमें हम क्रॉस सेक्शनल का मतलब होगा टाइम का महत्व नहीं है कि इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ, ऐसा नहीं। इसमें होता क्या है कि श्रम जो समय क्रम है उसका तो महत्व नहीं देते हैं, बल्कि एक विषय समय में पाए जाने वाले घटकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में एडमिशन करना उसके स्टूडेंट है, अब उसमें हम IQ जांच करना चाह रहे हैं, मेंटल और फिजिकल क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी विद्यार्थी कोई भी एक स्कूल हो, उसमें हम विभिन्न विद्यार्थियों का एक ही समय में भिन्न भिन्न कक्षा के विद्यार्थियों का उनका मेंटल और फिजिकल, शारीरिक और मानसिक अगर हम विकास का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल कहेंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब टाइम पीरियड नहीं, इस टाइम पर, एक ही टाइम पीरियड पर विभिन्न प्रकार के वर्गों का एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करना, ठीक है, तो उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था छात्रों, इसलिए और भी फोकस करने की जरूरत है। तो ये डेफिनेटली ये आप लर्न करके, क्रॉस सेक्शनल का मतलब ही हो गया कि कोई बालक वर्ग समूह है, अब मान लीजिए क्लास 5th है, 1 2 3 4 5 ऐसे क्लास दिया गया है। अब क्लास 1 के बच्चे का IQ देखा जा रहा है, 2 का बच्चा का, 3 का, 4 का। अब उसमें जरूरी नहीं कि 5th के बच्चे का IQ बहुत, क्लास 1 के हिसाब से उस बच्चे का अगर IQ तेज है तो इसको माना जाएगा कि वो तेज है। और इस प्रकार की विधि को ही हम क्रॉस कट उपागम भी कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से छात्रों ये पार्ट आपका जो अभी है वो आपका कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब हम लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को हम बताएं। जैसे आपने इतनी स्टडी कर ली, इतना चीजें सुना समझा, अब इस आधार पे कुछ क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, ऐसे जनरली पूछें, तो आप बताइए कि उसमें किस प्रकार को
मान लीजिए हमने कहा एक सवाल कि क्रॉस कट अनुसंधान है, मान लीजिए उसका आधारीय प्राकृतिक संबंध क्या है। मान लीजिए क्रॉस कट अनुसंधान है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है और उसका आधारीय प्रकृति का संबंध है, मान लीजिए सवाल पूछता और उसमें हम कह दें कि जननिकी से संबंधित है ना, सवाल पूछे जाए कि क्या वो जननिकी से संबंधित है ना। दूसरा हम कह दें सांख्यिकी से संबंधित है, तीसरा हम कह दें कि मनोवृत्ति से संबंधित है ना, और चौथा हम कह दें न्यायदर्श से संबंधित है, ठीक है, सैंपलिंग से संबंधित है। 4 प्रकार के सब मतलब हमने यहाँ पर विकल्प दे दिए, ठीक है। अब आपको इसको बताना है तो क्रॉस सेक्शनल इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो कई देखिए यहाँ पर कई छात्र कंफ्यूजन होकर के कह सकते हैं जननिकी से हो सकता है सब, जबकि मैंने जननिकी बताया और सांख्यिकी बताया, मनोवृत्त बताया, न्यायदर्श बताया, लेकिन जननिकी का संबंध तो मैंने सीधा लिखा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल होता है इसका संबंध जननिकी से, तो इसमें जननिकी तो हो ही नहीं सकता। सांख्यिकी और मनोवृत्त भी नहीं, इसमें क्या होगा न्यायदर्श। अब न्यायदर्श क्यों होगा, क्योंकि न्यायदर्श का मतलब ये होता है कि जो सैंपल होता है, सैंपलिंग जिसको कहते हैं उसको हिंदी में न्यायदर्श कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सैंपल लेते हैं तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक का सैंपल ले लिए, ठीक है, और उन सैंपल के आधार पर जांच किए कि किस बच्चे का आईक्यू लेवल या फिजिकल लेवल ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है। तो इसका मतलब इसका आंसर समझ गए होंगे आप, है ना, कि किस तरीके से। एक दूसरा भी प्रश्न अगर हम ऐसे ही छोटा सा एक और भी प्रश्न करें, थोड़ा टेक्निकल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कैसे प्रश्नों को दे पाए। मान लीजिए अगर हमने कहा कि एक अनुदैर्ध्य उपागम, अब उसका संबंध किससे है। मान लीजिए ऐसे सवाल पूछ लिया कि अनुदैर्ध्य उपागम है, उसका संबंध बेसिकली वो किससे है। अब हम कहते हैं जननिकी के संबंध है या कालाक्रम से संबंधित है, न्यायदर्श से संबंधित है या उपयुक्त सभी से है, ठीक है। सवाल यहाँ पर मतलब जो है आपका अच्छा बन गया। तो अब यहां पर क्या होगा, बेसिकली प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है, मतलब सीधा सवाल आप जानिए, कालक्रम, जननिकी, न्यायदर्श या सभी। देखो न्यायदर्श तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यायदर्श किसके साथ में जुड़ गया, नीचे मैंने बता दिया क्रॉस सेक्शनल, तो अब आप तो इसको लगा नहीं सकते, फिर लगाएंगे क्या। एक्चुअल में जननिकी भी इसके साथ में जेनेटिक्स रिलेटेड भी है, लेकिन बेसिकली ये किस चीज को डिवाइड करने का काम करता है, कोई जरूरी नहीं कि जेनेटिक्स से संबंधित हो, और भी चीजें अगर कालाक्रम में कोई घटना है उसी का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको कि मान लीजिए सपोज करिए इंडिया की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो वहां जननिकी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब काला अनुक्रम जो टेम्पोरल सीक्वेंस है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कालानुक्रम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की। एक छोटा सा सवाल और भी मैं पूछ रहा हूं, मान लीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक समय चलाया गया था, है ना, तो अब मान लीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अगर देखा जाए तो किस प्रकार का अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। अगर वो दार्शनिक अनुसंधान है, प्रयोगात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान है या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्रिया, इसको हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रख सकते हैं। क्यों भैया, फंडामेंटल रिसर्च, ये तो पूरी बात हमने बता दिया। क्रियात्मक रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम कोई तात्कालिक समाधान निकालना चाहते हैं, किसी घटना का, किसी समस्या का तात्कालिक समाधान ढूंढना, वो क्रियात्मक रिसर्च के अंतर्गत। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसलिए चला गया कि तात्कालिक समस्या का समाधान, कि कैसे अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाए, मतलब कैसे जो लिटरेसी रेट बढ़ाई जाए। तो भाई अब बड़े बूढ़ों के लिए कोई व्यवस्था बनाना पड़ेगा, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना दिया गया। या मान लीजिए छोटे बच्चों की संख्या में जो ज्यादा साक्षरता रेट बढ़े तो तात्कालिक समस्या समाधान के लिए बना, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक रूप में कहेंगे, ठीक है। मतलब इसको एक जो आपको स्टेप टू स्टेप जानते रहिए, ठीक है ना। अभी जैसे एक छोटा सा अगर हम सवाल और भी करें आपसे, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, ऐसे हम केवल कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, ठीक है। अब उसके लिए हम ऑप्शन दे दें, यह एक व्यवहारिक अनुसंधान है, व्यवहारिक मतलब अप्लाइड है ना, तो अप्लाइड डायरेक्ट है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कहते। दूसरा ऑप्शन कह दें कि तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला है, दीर्घकालिक अनुसंधान है या सभी है। तो भैया ये तात्कालिक समाधान के लिए किया जाना है। क्रियात्मक किससे संबंधित जुड़ा हुआ है, तात्कालिक। एक छोटा सा सवाल अभी और भी बन जाए, मान लीजिए नवीन मूल्यों एवं सिद्धांतों की स्थापना किसमें की जाती है। अब नवीन मूल्य और सिद्धांत की स्थापना, और ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, दार्शनिक अनुसंधान में, प्राकृतिक अनुसंधान में, मानवीय प्रेरणा अनुसंधान में या सामाजिक परिस्थितियों में। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब दार्शनिक फिलोसफिकल रिसर्च होता है तो उसमें नए मूल्य, नए सिद्धांतों की स्थापना की बात की जाती है, ठीक है। एक छोटा सा और सवाल भी करेंगे, उसके बाद में छात्रों आप लोग समझ गए हैं, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, 2 बार सुन लीजिएगा, आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम कोई मौलिक रिसर्च का है, फंडामेंटल रिसर्च है, उसका यूज हम कहाँ करेंगे,
जो अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान में करेंगे, दार्शनिक अनुसंधान में करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान में करेंगे, उपयुक्त सभी अनुसंधानों में करेंगे। तो अगर हम फंडामेंटल अगर यूज करते हैं तो फंडामेंटल के अंतर्गत मैंने पिछला पार्ट आपको बताया था कि फंडामेंटल के अंतर्गत बेसिकली किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है। फंडामेंटल के अंतर्गत किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आप ये देखिए फंडामेंटल प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक और दार्शनिक। और मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि फंडामेंटल के अंतर्गत व्यवहारिक होगा, दार्शनिक होगा या क्रियात्मक होगा, है ना, या उपयुक्त तो सभी होगा। अब इसको सोच करके बताइए कि अगर हम मौलिक अनुसंधान का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके द्वारा प्रतिपादित अनुसंधान हम कहां पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऐसे तो दार्शनिक अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दार्शनिक अनुसंधान करें, लेकिन अगर सपोज करिए दार्शनिक अनुसंधान की जगह पर उपयोग करने की बात आ जाए तो दार्शनिक अनुसंधान खुद वो बनाता है, लेकिन मौलिक रूप से जो हम यूज करते हैं, जो भी फंडामेंटल मतलब अनुसंधान करते हैं, तो सवाल है कि यहाँ उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। मान लीजिए हमने कोई मौलिक अनुसंधान किया, दार्शनिक, ऐतिहासिक या प्रयोगात्मक माध्यम से किया, तो उसका यूज कहाँ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे व्यवहारिक, अप्लाइड में। ठीक है, अप्लाइड अनुसंधान में करेंगे, अर्थात जो भी जहां पर अप्लाई करना होगा वहां पर उसका उपयोग कर सकेंगे, बनाएंगे। ऐसे मौलिक अनुसंधान का ये रूप है, लेकिन उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कोई भी व्यवहार युक्त अनुसंधान में या व्यवहारिक अनुसंधान में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट आ जा सकते हैं। एक जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और भी अगर हम कहते हैं कि प्रायः नवीन ज्ञान का प्रतिपादन या वृद्धि किस प्रकार के अनुसंधान में की जाती है, नवीन ज्ञान हम कहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आ जाए प्रयोगात्मक अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या मौलिक अनुसंधान में। तो अभी हमने बताया कि मौलिक अनुसंधान ही एक ऐसा अनुसंधान है जहां पर हम नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, फंडामेंटल रूप से यह। ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों 1 to 1 करके आपने देखा और समझा कि इसमें क्या क्या पार्ट है, कैसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, और अब आगे वाले चैप्टर में जो अगला जो इसका टॉपिक हम लोग डिसाइड करेंगे, जो कल रिसर्च करेंगे, वो बेसिकली पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म, किस तरीके से मॉडर्न पॉजिटिविज्म आ रहा है। ठीक है ना, और वस्तेहन मेथड को वेबर ने बताया था। ठीक है, तो वस्तेहन मेथड का पॉजिटिविज्म से किस प्रकार का क्लैश है, फेनोमेनोलॉजी कैसे डेवलप होता है, रिसर्च में आज ये समस्या विषय वस्तु बन करके सामने आया है कि केवल और केवल अगर हम प्रत्यक्षवाद को ही उपयोग करते रहे, जो भी पॉजिटिविज्म जिसका उपयोग इमाइल डर्कहाइम और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न विचारकों ने किया था, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है। ठीक है ना, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट जो लेकर के आया हुआ, वो कहां से आया, कैसे क्या हुआ, और उसमें किस प्रकार की चीजें हैं, इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ में अगर कल थोड़ा सा समय मिला तो हम लोग जो है हायरार्की, जो आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं, ठीक है, अनुसंधान के जो प्रमुख चरण है, ठीक है, उन पर भी स्टडी करेंगे। थैंक यू छात्रों।